जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड सीडीपी का क्वेश्चंस, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने 1 से 30 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे हम लोगों उस सेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले क्या जांचना चाहिए। तो अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न होते हैं उसको हल करते समय सबसे पहले हम इस देखेंगे कि क्या वे दोनों कथन सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रेंजुली के 3 रिंग सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों में कौन से 3 गुण होते हैं। तो रेंजुली के अनुसार जो 3 रिंग सिद्धांत दिए थे उन्होंने, तो उनका जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो 3 गुण उन्होंने प्रतिपादित किए थे उसमें क्षमता होता है, उसमें रचनात्मकता होती है और वे कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अधिसंज्ञान का क्या अर्थ है। अधिसंज्ञान का अर्थ है कि सोचने की प्रक्रिया पर सोचना और अपने ज्ञान का विश्लेषण करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता को क्या माना जाता है। तो विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता को एक खाका या ब्लूप्रिंट माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा प्रतीकों और भाषा जैसे बोतल लिखना या उपयोग करना सीखता है वह क्या कहलाता है। तो वह प्रतीकात्मक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार व्यक्तिगत विनियमन या जैसे को तैसा की भावना किस स्तर पर होती है। तो यह पूर्व पारंपरिक स्तर पर होती है, यह दूसरी अवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो एक रचनावादी जो कक्षा होती है उसमें सीखने की प्रक्रिया सहपाठियों के माध्यम से, सहकारी भागीदारी और सहयोग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जाता है रचनावादी कक्षा में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को तार्किक तर्क और विश्लेषण की मांग करने वाली गतिविधियां उत्पन्न करवाना चाहिए ताकि बच्चा उससे क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और अलग अलग समस्या का जो एक समस्या है उसका अलग अलग समाधान निकाल सके। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जानकारी को किस क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। तो अधिगम को जब हम प्रभावी बनाने के लिए हमें सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की ओर इस क्रम का उपयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि बहिष्करण के सभी रूपों को हटाना और विविधता को स्वीकार करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान देखा जाता है और उनके ज़रूरतों के हिसाब उनकी ज़रूरत के मांग के हिसाब से उन्हें अधिगम करवाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने सीखने की प्रक्रिया में किन 3 महत्वपूर्ण कारकों पर जोर दिया है। तो उन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है मस्तिष्क में जानकारी को संगठित करने वाली फोल्डर्स है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एडीएचडी वाले बच्चे को कक्षा में कैसे एंगेज किया जा सकता है। तो एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, वो इतना सक्रिय होते हैं कि एक जगह टिक करके नहीं रह पाते। तो उनके लिए सबसे पहले हम लोगों को कार्यों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में बांटकर और दृश्य सामग्री का उपयोग करके उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रमस्तिष्क घास के मुख्य लक्षण मुख्य रूप से शरीर के किस समन्वय को प्रभावित करते हैं। तो ये शरीर को प्रभावित करते हैं, शारीरिक गति और मांसपेशियों समन्वय को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क घास जो होता है वो शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है, वो हाथ पे नहीं रहता है, ये मांसपेशियां अपने कंट्रोल में नहीं रहती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है। तो समाजीकरण के बारे में जो सत्य है यह पूरी उम्र चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह मानदंडों और मूल्यों पर निर्माण करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यदि अभिकथन या कारण
में से कोई भी एक कथन नकारात्मक हो तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो जब अभिकथन या कारण दिया रहता है तो या तो कथन नकारात्मक हो या तो सकारात्मक होगा। तो अगर नकारात्मक निकलता है तो व्याख्या की जांच करने की आवश्यकता भी नहीं है, सीधे सही विकल्प का चुनाव करके आगे निकल जाना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समस्या समाधान की वह कौन सी विधि है जो चरण दर चरण चलती है और सही समाधान की गारंटी देती है? तो जो कलन विधि है यह चरण दर चरण चलती है और यह समाधान की गारंटी देती है समस्या समाधान में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अन्वेषण विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से अन्वेषण विधि के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। समाधान की 100% गारंटी देती है, तो बिल्कुल ये 100% गारंटी नहीं देती है। यह एक बहुत लंबा और धीमा प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, ये धीमी प्रक्रिया नहीं है, शॉर्टकट है, विधि है जो तेजी से तो काम तो करती है लेकिन समाधान की गारंटी नहीं देती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो अन्वेषण विधि है यह एक शॉर्टकट विधि तो है लेकिन ये तेजी से काम भी करती है लेकिन समस्या समाधान की गारंटी नहीं देती है कि हाँ इसमें समस्या समाधान हो ही जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान में किस प्रकार बाधा डालती है? तो जो प्रकार्यात्मक स्थिरता है समस्या समाधान में वस्तु के केवल पारंपरिक उपयोग तक ही सोच को सीमित कर देती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंबानी की शादी की योजना जैसे अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? तो इसमें जो साधन अंत विश्लेषण है यह विधि बहुत ही अच्छी है जैसे अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रूनर के अनुसार सीखने की वह अवस्था कौन सी है जहां बच्चा आइकन जैसे बोतल या सेब का चित्र देखकर पहचानता है? तो वह आइकॉनिक प्रतिष्ठित अवस्था होती है जहां पे बच्चा बोतल या सेब का चित्र देखकर उसे पहचान जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन के अभिसारी सोच को कैसे माना जा सकता है? तो समालोचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है अभिसारी सोच को कैसे माना जा सकता है? यह नकारात्मक मानी जाती है क्योंकि यह केवल एक ही निष्कर्ष पर केंद्रित होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो एक समस्या का अलग अलग समाधान निकाला जाता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और समालोचनात्मक चिंतन में अभिसारी जो चिंतन होती है नकारात्मक होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा क्योंकि सिर्फ केवल एक ही निष्कर्ष पर केंद्रित होती है। अगला हमारा प्रश्न है, आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध में जेनेटिक ब्लूप्रिंट का क्या कार्य है? तो आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध में जेनेटिक ब्लूप्रिंट का यह बताता है कि बच्चा कहां तक जा सकता है, इसका समय संभावना प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ADHD वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षकों को दृश्य सामग्री और हाथों से करने वाली गतिविधियों का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते समय शिक्षकों को दृश्य सामग्री हाथों से करने वाली गतिविधियां इसलिए करनी चाहिए ताकि उनकी जो अधिक से अधिक इंद्रियां उसमें एंगेज हो, उसमें शामिल हो सके और वे अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर सकें। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि कोई बच्ची अपनी माँ को रसोई में काम करते हुए देखकर खुद भी छोटे बर्तनों से खेलने लगे तो यह किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो एक जब छोटी सी बच्ची होती है अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखती है, रसोई में काम करते हुए देखती है तो वह खुद भी अपने छोटे छोटे खिलौने वाले बर्तनों से खेलती है, तो यह जेंडर भूमिका है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये जेंडर रोल से सीखना प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन को संज्ञान का प्रो लेवल क्यों कहा जाता है? तो यह इसको प्रो लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा अपने ही ज्ञान और सोचने की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है और उसमें सुधार करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में विविधता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा में विविधता को एक महत्वपूर्ण संसाधन और अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को समान देखा जा रहा है और उनको समान शिक्षा दिया जा रहा है, उनको अवसर दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए और लर्निंग करने के लिए।
अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के विकास के दौरान पहले पूरी हथेली का उपयोग करना और फिर उंगलियों से पेन पकड़ना क्या दर्शाता है? तो बच्चे के विकास के दौरान पहले पूरी हथेली का उपयोग करना और फिर उंगलियों से पेन पकड़ना ये दर्शाता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आकलन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो आकलन का सबसे प्रभावी जो तरीका है वो विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, ताकि उनके सीखने के गैप का पता चल सके। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल्यावस्था के विकास के बारे में नया दृष्टिकोण क्या है? तो बाल्यावस्था के विकास के बारे में जो नया दृष्टिकोण है वह यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिस पर सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का क्या अर्थ है? तो विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का जो संदर्भ है, यह बच्चा पहले पूरी हथेली का उपयोग करना सीखता है, फिर उंगलियों से पेन पकड़ना सीखता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रूनर के अनुसार सीखने की वह अवस्था जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से कार्य करके या वस्तुओं को छूकर सीखता है क्या कहलाता है? तो ब्रूनर की जो सीखने की अवस्था होती है जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से कार्य करता है और वस्तुओं को छूकर सीखता है, वह क्रियात्मक सक्रियता कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण कैसे बनाते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करने वाले नन्हे वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाजीकरण के बारे में हमें बताना है, सोशलाइजेशन के बारे में, कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें यही कथन सही है, यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो मानदंडों और मूल्यों को साझा करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण के विकास के प्रभाव के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो आनुवंशिकता और विकास के प्रभाव के बारे में, आनुवंशिकता विकास की सीमा तय करती है, यह एक ब्लूप्रिंट है, जबकि वातावरण इसे प्रभावित करती है और अभिव्यक्त भी करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बहिष्करण को हटाने का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा में बहिष्करण को हटाने का अर्थ है विविधता को स्वीकार करना और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तभी तो समावेशी शिक्षा प्रभावी होगी। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार की सोच से गहराई से जुड़ा है? तो यह जो समालोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग, यह अपसारी और बहुआयामी चिंतन से जुड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, मुख्य भूमिका क्या है? तो पारस्परिक जो शिक्षण है इसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका जानकारी का एकमात्र स्रोत बने रहना है। इसका ऑप्शन नंबर नहीं, एक मार्गदर्शक के रूप में धीरे धीरे जिम्मेदारी को सौंपना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका यह होती है कि एक मार्गदर्शक के रूप में धीरे धीरे जिम्मेदारियों को छात्रों को सौंपा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे की संवेदी चालक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो जीन पियाजे की जो संवेदी चालक अवस्था है इसकी मुख्य विशेषता गोल डायरेक्टेड व्यवहार और इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में ज्ञान का अर्जन कैसे होता है? तो रचनावादी कक्षा में ज्ञान का जो अर्जन होता है वह सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क और सहयोग के माध्यम से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जटिल और अपरिभाषित समस्याओं जैसे कोई बड़ा आयोजन प्लान करना के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो जो साधन अंत विश्लेषण है इसमें जटिल और अपरिभाषित समस्याओं का
समाधान करने के लिए प्रभावी विधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया था कि अंबानी की शादी के लिए जो प्लानिंग करना था उसके लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी, तो वहाँ पे भी साधन अंत विश्लेषण था। अगला हमारा प्रश्न है, जेंडर भूमिकाएं मुख्य रूप से कैसे विकसित होती हैं, तो ये व्यवहार के सीखे हुए पैटर्न जो हैं जो समाज और परिवार से मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रभावी आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो प्रभावी आकलन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों के सीखने के अंतराल को समझना और शिक्षण में सुधार करना होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अधिसंज्ञान का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अधिसंज्ञान जो है मेटाकॉग्निशन है, यह सोच के बारे में सोचना और अपने ज्ञान का विश्लेषण करना होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह सोचना कि मैंने किस प्रश्न को हल करने के लिए यह तरीका क्यों चुना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था को कैसे माना जा सकता है, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बाल्यावस्था है उसे एक गतिशील और सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण के रूप में माना जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, साधन अंत विश्लेषण का उपयोग किस प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है, तो जो साधन अंत विश्लेषण है यह अपरिभाषित या जटिल समस्याओं के लिए किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे शादी की योजना बनाना, जैसे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार जब बच्चा रिश्तेदारों के आने पर प्रशंसा पाने के लिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की जैसे व्यवहार करता है तो वह किस स्तर पर है, तो कोलबर्ग के अनुसार जब बच्चा रिश्तेदारों के आने पर प्रशंसा पाने के लिए उनके आगे पीछे घूमता है या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है तो वह पारंपरिक स्तर है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण का क्या भूमिका निभाते हैं, तो जो लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वह वे संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर और पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य क्या अंतर है, तो ब्रूनर और पियाजे के जो अंतर है इसमें पियाजे ने उम्र को महत्व दिया है जबकि ब्रूनर ने कहा है कि यह अवस्थाएं जीवन भर चलती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पियाजे ने उम्र के अनुसार अवस्थाएं बांटी हैं जबकि ब्रूनर के अनुसार जो प्रक्रियाएं हैं वह जीवन भर चलती हैं। अगला हमारा प्रश्न, मनुष्य के बच्चे और जानवर के बच्चे के विकास में मुख्य अंतर क्या बताया गया है, तो मनुष्य और जो जानवर होते हैं उनके बच्चों के बारे में जो अंतर बताया गया है वह जानवर का बच्चा जन्म से तुरंत बाद भागने लगता है जबकि मनुष्य का बच्चा लंबे समय तक दूसरों पर निर्भर रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब एक कुशल पाठक को अर्थ समझने में दिक्कत होती है तो वह अभिसंज्ञान का उपयोग कैसे करता है, तो जब एक कुशल पाठक को अर्थ समझने में जब दिक्कत होती है तो जो मेटाकॉग्निशन होता है उसका उपयोग वो भ्रम को दूर करने के लिए पाठ को फिर से पढ़ता है और उसे अपनी समझ की जांच करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आनुवांशिक खाका जैसे जेनेटिक ब्लूप्रिंट और वातावरण का क्या संबंध है, तो जो जेनेटिक जो खाका है और वातावरण है इसका संबंध आनुवांशिकता संभावना प्रदान करती है जबकि वातावरण जो है उसे प्रभावित या अभिव्यक्त भी करती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोलबर्ग की दूसरी अवस्था व्यक्तिगत विनियम में बच्चा क्या सोचता है, तो कोलबर्ग की जो दूसरी अवस्था है उसमें व्यक्तिगत विनियम जैसे को तैसा इसमें सोचता है मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, आदान प्रदान की जो भावना होती है ये होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। टिट फॉर टैट वाला था कि यही दूसरी अवस्था थी पूर्व पारंपरिक। अगला हमारा प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षण
का वास्तविक अर्थ क्या है? तो पारस्परिक शिक्षण का जो वास्तविक अर्थ है, ये शिक्षक और छात्र के बीच दो तरफा संवाद और साझा जिम्मेदारी को प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शारीरिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो शारीरिक विकास के अंतर्गत जो शामिल है, यह शारीरिक शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि और संवेदी क्षमताएं और गतिल कौशल शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा का निर्माण किस समान है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा का निर्माण है, यह कंप्यूटर के फोल्डर या फाइलों की तरह जानकारी को व्यवस्थित करने के समान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवधि क्यों कहा जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में भाषा का विकास बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक समावेशी स्कूल में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में जो स्कूल होता है उसमें पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार संशोधन योग्य और लचीली होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन में अभिसारी चिंतन को कम महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें एक समस्या का जो निष्कर्ष होता है वह एक होता है, इसलिए इसको कम महत्व दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि केवल एक ही सही उत्तर या निष्कर्ष पर केंद्रित होता है और यह बहुआयामी सोच को रोकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अभिकथन कारण ए आर वाले प्रश्नों में सही व्याख्या की जांच कब नहीं की जाती? तो जो अभिकथन कारण वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें सही व्याख्या की जांच तब नहीं की जाती क्योंकि जब उसमें कम से कम एक कथन गलत हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शिशु और जानवरों के बच्चों के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो मानव शिशु और जानवरों के बच्चों का विकास जो होता है, जो जानवर के बच्चे होते हैं वह तुरंत चलने दौड़ने फिरने लगते हैं, लेकिन जो मनुष्य के बच्चे होते हैं उनकी एक लंबी प्रक्रिया तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शिशु लंबे समय तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जीन पियाजे के संवेदी चालक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का क्या अर्थ है? तो जीन पियाजे का जो संवेदी चालक अवस्था है इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो होता है, इसका अर्थ होता है कि जब बच्चा किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है, इसे हम लोग लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और यह व्यवहार संवेदी चालक अवस्था में होती है। अगला हमारा प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षण के दौरान शिक्षक को जिम्मेदारी विद्यार्थियों को कब सौंपनी चाहिए? तो पहले दिन ही सौंपनी चाहिए, नहीं ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और बच्चा निष्क्रिय रहे तब ये भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। बच्चों को तब एक शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में धीरे धीरे जिम्मेदारियों को छात्रों को सौंपता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकास की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? जो डेवलपमेंट होता है उसके प्रकृति के बारे में जो कथन सही है वह यह एक एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक पक्ष शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पठन विकार डिस्लेक्सिया का प्रभाव लेखन पर कैसे पड़ता है? तो पठन विकार जो डिस्लेक्सिया है इसका प्रभाव लेखन पर, जो बच्चा गलत पढ़ता है या अक्सर शब्दों को गलत लिखेगा भी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विकास के सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत का सटीक उदाहरण क्या है? तो विकास का जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का जो सिद्धांत है उसका सही उदाहरण है पहले पूरी हथेली का उपयोग करना सीखना, फिर उंगलियों की सूक्ष्म गति को सीखना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में बच्चे को ध्यान के कम होने का प्रमुख कारण क्या माना गया है? तो वर्तमान समय में जो बच्चों का ध्यान होता है, अटेंशन स्पैन को कम करने का प्रमुख कारण इसे सोशल मीडिया और छोटी वीडियो का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, यही माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आदि संज्ञान मेटाकॉग्निशन को संज्ञान का प्रो लेवल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हम अपनी ही सोच की प्रक्रिया
सोचने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं और उसमें सुधार करते हैं, इसलिए इसे हम लोग प्रो लेवल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के समाधानों के बारे में एनसीईआरटी में क्या उल्लेख किया गया है जिसे आयोग कभी कभी नजरअंदाज भी कर देता है? तो प्रतिभाशाली बच्चों के समाधानों के बारे में एनसीईआरटी ने वे समस्याओं के लिए नए और मूल समाधान लाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जेंडर भूमिका और जेंडर रूढ़िवादिता में क्या अंतर है? तो जेंडर जो भूमिका होती है और जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है उसमें मुख्य अंतर होता है। जेंडर भूमिका समाज में सीखे गए व्यवहार या पैटर्न को बच्चे सीखते हैं, लेकिन जब जेंडर रूढ़िवादिता होती है उसमें पूर्व निर्धारित संकुचन धारणाएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जेंडर भूमिका वो होती है, जैसे एक बच्ची होती है, वो अपनी माँ को रसोई में खाना बनाते हुए देखती है तो वो अपने छोटे खिलौने से वैसे ही खाना बनाना देख करके स्टार्ट करती है, खेलती है। लेकिन जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है वो पूर्व पारंपरिक होती है, वो पहले से ही चली आती है कि ये काम लड़का करेगा या ये काम लड़की करेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।